हाय गाइस, मैं विवेक आज सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10th का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर 10 होता है क्लास 10th की बुक में अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम नॉर्मली हमेशा पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ये हम सब डेफिनेशन जानते हैं, बट एक बात यहाँ पे समझ आती है अगर इस डेफिनेशन से अगर देखा जाए कि चलो इसी डेफिनेशन को मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बट अगर देखा जाए तो एक बात यहाँ पे समझ नहीं आएगी क्या कि अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया तो यहाँ पे मान लो पंखा था, हमारा पंखा ये मेरा पंखा है इस तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होके यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन में कुछ मास होता है, हैव सम मास। तो ऐसा होना चाहिए था ना कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, इधर कुछ पावर सोर्स है हमारे पास, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर जब मूव हो रहा है तो इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके यहाँ पे जाके इकट्ठा होना चाहिए थे। ऐसा होना चाहिए था इस अगर डेफिनेशन की वजह से देखा जाए तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो कुछ देर बाद तो इसका जो मास है, फैन का जो मास है वो इंक्रीज होना चाहिए था और इसका मास डिक्रीज होना चाहिए था। आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन में तो बहुत ही कम मास होता है, बट होता तो है थोड़ा सा ही देखा जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये फैन का मास इंक्रीज होगा, फिर फैन का मास डिक्रीज होगा, तो ऐसे तो फिर ये फैन एक टाइम ऐसे आएगा 10 घंटे 15 घंटे अगर लगातार चलते रहे तो ऐसा आएगा कि इसका मास ज्यादा हो गया और ये एकदम से टूट के नीचे गिर सकता है, ये नीचे की तरफ फॉल डाउन, ये नीचे की तरफ टूट के गिर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इस डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी तो समझ आती है कि ये डेफिनेशन हमें बताता है, बट इससे ये भी तो पॉसिबल पे केस हो सकता है कि ऐसा हमने देखा। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमेशा आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड चार्ज, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज फ्लो होता है। चार्ज होता क्या है इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि चार्ज होता क्या है। इसके बारे में हम समझते हैं पहले कि चार्ज होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है। अब वो कैसे आता है यही सब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है और ये जो चार्ज होता है ना क्यू बन जाता है ये, और यही क्यू फिर फ्लो करता है इधर की तरफ, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बट ये चार्ज होता क्या है पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तो हम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे आज कि चार्ज होता क्या है। आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा, आज देखेंगे बोर्ड पे कि कैसे आता है ये चार्ज। तो देखिए चार्ज को समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेते हैं। तो एटम सबने देखा होगा कि एटम क्या होता है। एक अगर एटम का मैं बेसिक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ सेल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोशन में रिवॉल्व करते रहते हैं इसके चारों तरफ। ये सेल्स, इसे हम सेल्स भी बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। ऐसे हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहता है। तो लास्ट सेल जो होता है किसी भी एटम का, जो लास्ट सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सॉरी वैलेंस सेल बोलते हैं। और जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इनके ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब क्या है कि अगर इन दोनों इसके बीच में देखा जाए तो ये प्रोटॉन जो है अपने तरफ एक
फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, एक अट्रैक्शन फोर्स है ना इन दोनों के बीच में, ये प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट पाथ में ही ये मूव कर पा रहे हैं। अगर फोर्स नहीं लगता तो ये कुछ ऐसे इस तरफ मोशन आ जाना चाहिए था। बट क्या होता है कि जैसे कि हम रस्सी एक, अगर हम इसे देखा जाए तो ये बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल को हम प्लैनेटरी मोशन मॉडल भी बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर इस मार्कर को मैं एक रस्सी में बांधूं, उस रस्सी को गोल गोल घुमाऊं तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं जब गोल गोल घुमाते हैं तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगा के रखते हैं कि ये इसी सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व होगा। अगर जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स हटा देते तो एकदम से ये सीधा जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो वही इसमें भी होता है कि क्या करता है, न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक फोर्स लगा के खींचता रहता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अब जो ये अट्रैक्शन फोर्स है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पे है इस न्यूक्लियस से। तो देखिए जो फर्स्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सबके सब कितने दूरी पे हैं, बहुत ही कम लेस दूरी पे। यहाँ से अगर इसकी में यहाँ ये दूरी देखो तो बहुत ही कम है, और यहाँ से मैं इसकी दूरी देखो ये मेरा D1 और ये मेरा D2। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ D2 इज ग्रेटर देन D1, ये हम देख सकते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, अगर मैं F1 की बात करूँ, हाँ तो F1 मोर देन F2 ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए फोर्स जो होता है, कोई भी फोर्स, जैसे हम अगर ग्रेविटेशन की टर्म में समझे कि ये कैसे हो रहा है, तो हम देखा, हम 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि F इक्वल टू G m1 m2 अपन r²। इसका मतलब क्या है कि अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो देख रहे हैं D2 जो है ज्यादा बड़ा है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखो तो ये तो थोड़ा बहुत समझने की बात होगी। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अगर तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगाएगा वो सबसे कम लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि D3 जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किसमें होगा, F3 में होगा। इस वाले फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है ये, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे है। अब देखते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या फैक्टर अफेक्ट करता है इस बोर मॉडल में। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जब इसके ऊपर बहुत ही कम फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं सबसे कम फोर्स किसके ऊपर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन में, इस एटम में अगर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि वो थोड़े समय के लिए अपने जो ऑर्बिट होता है वो चेंज कर सकता है। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से ना होकर वो थोड़ा इधर भी घूम सकता है, इधर की डायरेक्शन में ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। कैसे भी जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही कम है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो अपना ऑर्बिट छोड़ के कहीं भी घूम सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये बहुत सारे एटम में ऐसे पाए जाते हैं। जैसे कि अगर कॉपर की बात करूं, जितने भी मेटल होते हैं वो सबके सब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं। अब हम इसके आगे जानते हैं कैसे होते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ के वो किसी और ऑर्बिट में भी मूव कर सकते हैं। तब देखिए कोई भी एक न्यूट्रल एटम है वो चार्ज कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं कि चार्ज एक्चुअली में आया कहाँ से। तो देखिए क्या होता है, न्यूट्रल एटम की मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे सोडियम है मेरे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 11 होंगे और प्रोटॉन भी उसमें 11 होंगे। ये तो हो गया न्यूट्रल स्टेट, और हम इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड एनर्जी लेवल, ये न्यूट्रल कोई एक एटम है तो बोल सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्या हो सकता है कि अगर ये नेचर में एग्जिस्ट करना है इसे, तो अब इसे एक प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रिंसिपल होता है, हाव प्रिंसिपल।
वो क्या बोलता है कि फर्स्ट जो सेल होते हैं उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस 2, 8, 18 इस तरह से बढ़ते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले सेल में अगर इसे नेचर में एग्जिस्ट करना है तो क्या करेंगे कि अगर मैं इस यहाँ पे देखूं तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लास्ट इसमें बचा कितना, तो 9 बचा। तो लास्ट सेकंड वाले में कितने आ जाएंगे 1, और लास्ट में कितना बचा 1। अब इसकी वैलेंसी जो होगी 1 होगी। अब वैलेंसी हमने 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी +1 आती है, और कैसे आती है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक इसका बैलेंस है, तो बैलेंस ये, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, किसी को दे सकता है। तो जब ये लूज करेगा, जब नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का ये अटेंड करेगा, तो क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इस तरह से, अब देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा यहाँ से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर यहाँ पे देखूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 10 हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 रहेंगे ना, क्योंकि इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। क्यों लूज किया है, क्योंकि इसे नेचर में एग्जिस्ट करना है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या थी 1 थी, तो ये स्टेबल हो जाएगा 2, 8 ये बन सकता है। तो इसकी जो तब अब क्या होगा कि ये जब एक्साइटेड स्टेट में जब हम इसे देखेंगे तो जो Na है, सोडियम जो है, उसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है और कैसे आता है, तो देखिए जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हुआ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पे हम पहले भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, -10 हो गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर देखूँ तो +11 हो गए। ओके, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो Na पे हमेशा पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आएगा। तो इस हिसाब से ये बन गया इलेक्ट्रॉन जो था इसने लूज किया, और ये क्या बन गया, एटम आयंस में बन गया। और इस आयंस, ये भी आयंस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। अब ये चार्ज बन गया है, जो न्यूट्रल एटम था अब क्या बन गया है, चार्ज बन गया है, चार्ज हो गया है। चार्ज का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया या फिर गेन किया है। तो चार्ज बेसिकली होते क्या है, अभी हम इसके डेफिनेशन भी देखते हैं, यहाँ तक समझ आ गया होगा। द न्यूट्रल एटम either lose or gain electron, it become a charged atom। या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। अब मन में डाउट आता है कि प्रोटॉन क्या क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल में होते हैं, एटोमोस्ट सेल वाला। अब ये भी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये एटम, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमने पहले भी देख चुके हैं वो ज्यादा है, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम है तो किसी के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको इजी है उसको अलग कर देना। तो इसीलिए जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से लूज कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये चार्ज बन जाएगा। अब ये जो चार्ज होता है 2 तरह से होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, एटम जो है चार्ज है, इसे हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक होता है हमारा
चार्ज को हम वैसे देखा जाए तो आयंस भी बोल सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जिसे हम कैटायन बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं अनायन। तो ये क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन become cation, gaining of electron become अनायन। तो देख रहे हैं यहाँ पे लूज और गेन कम कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ ही हो रहा है। तो अब हम समझ सकते हैं कि चार्ज क्या होता है। अब देखते हैं कि और इसके बारे में हम जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या होगा बचपन में, और पेंसिल से हम करते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे हो जाती है, कोई भी बॉडी। तो देखिए जैसे कि ये एक मार्कर है, हम क्या करते हैं, हमने बहुत क्या होगा, जैसे इसे रब किया हमने तो ये चार्ज हो जाता है। तो कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आकर इस पे या तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा या तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, कैसे ये चार्ज होता है, कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है। तो देखिए जैसे मैं घर में चल रहा हूँ या फिर कोई भी घर में चल रहा है, तो एक एग्जांपल दे, ये मेरा कारपेट है, ये मेरा कारपेट है, ठीक है, कारपेट है। ये क्या है, नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ चलना, ये मेरे पैर, मेरे को ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये मूव करता हूँ, ये मैंने कारपेट ज़्यादा ही छोटा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मैं इस पे मूव करता हूँ तो क्या होगा कि जो ये चार्ज, जो ये नॉन मेटेलिक जो भी सब्सटेंस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं अपने से। जैसे ही हम इसके ऊपर चलेंगे तो फ्रिक्शन कुछ जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, देखिए जैसे अगर मैं इस पे भी अगर कुछ इसको रब करता हूँ तो फ्रिक्शन कुछ ना कुछ जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन की क्लास नहीं है ये, फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है कैसे। तो देखिए जैसे ही हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं मूव करने, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर होते हैं। चाहे कैसे चार्ज ट्रांसफर हो गए, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक, सब मेटेलिक कंडक्टर भी कैरी करते हैं, मेटेलिक मटेरियल, और नॉन मेटेलिक भी कंडक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे जो ये कारपेट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इसको ट्रांसफर करता रहेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ समझने के लिए। हाँ, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो कैसे हो गई, नेगेटिव चार्ज बन गई, क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो हमने पहले भी जाना था गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या बन जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल अनायन बन जाते हैं। तो जो ये कारपेट से जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो कैसे बन जाती है, हम क्या बन जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, यानी कि हम चार्ज हो गए, हमारे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एनर्जी आ गई, यानी कि चार्ज आ गया हमारे पास। तो हम क्या बन गए, नेगेटिव चार्ज हो गए। और जैसे ही हम किसी मेटेलिक वायर, यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉब था मेरे पास, नॉब इन द सेंस एक मेरे पास दरवाजा है, कोई दरवाजा का मैंने क्या किया, बहुत बड़ा बना दिया मैंने। यहाँ पे एक छोटा सा नॉब, नॉब का मतलब हैंडल एक तरह से बोल सकते हैं। इस हैंडल, ये जो हैंडल है ये मेरा है मेटेलिक का, मेटल है, ठीक है। इस मेटल को जब मैं इसको टच करूंगा, यहाँ पे इसको टच करूंगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, यानी कि मैं क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज हो गया था, मतलब मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ गए थे। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इस मेटल को टच करूंगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे अंदर, जो नेगेटिव चार्ज हुआ था मेरे अंदर, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे, इसके अंदर
पॉजिटिव, ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे मेटल के अंदर। और ये कब तक होते रहेंगे, जब तक इधर का चार्ज जो है जीरो ना हो जाए और इधर का चार्ज जीरो ना हो जाए। मतलब कि क्या है, नेट चार्ज, इधर भी नेट चार्ज का मतलब नेट चार्ज हमेशा हमारा जीरो होना चाहिए। कोई ये प्रकृति में ऐसा ही होता है, हम हमेशा प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति नेचर की बात करते हैं तो हमेशा वो इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहता है। कोई भी बॉडी, हम भी इक्विलिब्रियम ही अटेंड करना चाहते हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जैसे देख रहे हो इस वीडियो को, तो क्यों देख रहे हो, क्योंकि हम भी एक इक्विलिब्रियम पे जाके स्टेबल होना चाहते हैं, पैसे आ जाए, अच्छी फैमिली हो, अच्छी गाड़ी हो, ये सब चीजों के लिए। तो नेचर में कोई भी बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट चाहती है। तो देखिए हमारी जो बॉडी थी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई थी यहाँ पे, तो हम क्या बन गए थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास ज्यादा हो गई थी। यहाँ पे क्या थे, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा थी, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या था कि एक चार्ज डिसबैलेंस था। अगर यहाँ पे मैं देखा जाऊँ तो पहले क्या था, मेरे पास चार्ज डिसबैलेंस था, डिसबैलेंस था। कैसे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अभी ज्यादा था कम था, हम बोल सकते हैं कम था। तो अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो वही तो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। हमारी बॉडी जो थी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम नेगेटिव चार्ज हो गए। और यहाँ पे देखिए जब हाई, यहाँ पे हमारे पास हाई चार्ज है और यहाँ पे लो चार्ज है, तो चार्ज हमेशा हाई करंट जो होता है हमेशा हाई करंट से लो करंट की तरफ चार्ज हमेशा फ्लो करते हैं। हम इस बारे में आगे जानेंगे। तो ये चार्ज का डायरेक्शन हो गया, ये चार्ज एक एग्जाम्पल की तरह पे हम समझ चुके हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को कि चार्ज क्या होता है। अब देखिए ये जो मोशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होता है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे घर बनता है या कहीं पे सड़क बन रही होती है रोड पे, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो लाइन से खड़े हो जाते हैं। और कोई एक जो लाइन से खड़े हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ से जैसे बहुत सारे मजदूर हैं, ये मान लीजिए लाइन से खड़ा हो गया, मुझे क्या करना है, अपने जो मटेरियल है मेरे पास उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर करना है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करना है। यहाँ पे मेरा मटेरियल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और यहाँ पे मेरे को इसकी सप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मजदूर जो होते हैं क्या करते हैं, इस मटेरियल को इस टोकरे में भरते हैं वो लोग इस तरह से। अब देखिए इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये एक को ऐसे ट्रांसफर करते हुए चले जाए, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक यहाँ से आए और फिर इसको लेके जाए, फिर वो वापस आए फिर इसको लेके जाए। तो इसमें इजी कौन सा तरीका होता है, इसमें इजी क्या तरीका होता है और जल्दी जो एब्सेंट तरीका होता है इसको ट्रांसफर करने का, वो ये होता है कि एक मजदूर जो है वो दूसरे अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा, फिर ये अगला वाला इसको ट्रांसफर कर देगा, ये नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेगा, ये नेक्स्ट वाले को, ये इस तरह से हमारा जो है मटेरियल ये यहाँ पे ट्रांसफर होता रहेगा। ये यहाँ पे आ गया। तो उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन और चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही चार्ज बनता है, वो कोई भी एटम चार्ज बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है बहुत ज्यादा, अब वही एनर्जी जो है ट्रांसफर होती रहती है। तो हम यहाँ पे बोल क्या सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है, कोई भी एटम चार्ज हो जाता है, बट उसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं एक्चुअली में, उस मूव क्या करता है, तो चार्ज मूव कर सकता है। तो इसलिए हम बोला जाता है कि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन होता है, तो हमने क्या पढ़ा होगा, हम हमेशा पढ़ते हैं करंट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए करंट जो होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे हम करंट बोलते हैं। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे कि क्या होता है, अगर मैं एक मेटालिक वायर लूं, यहाँ पे एक वायर लूं और मैं इसको आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होगा। मान लीजिए कॉपर वायर है मेरे पास, कॉपर वायर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा,
यहाँ पे एक मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हम आगे जानेंगे, यानी कि एक बैटरी लगा दी हमने यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर जब तक ये डिफरेंस रहेगा, मतलब क्या है, अगर मैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर प्रोटॉन मेरे पास 10 है और इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 है, तो कभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होगा, कभी भी चार्ज मूव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालना चाहूँ डेल्टा ई या फिर सॉरी डेल्टा क्यू, तो मेरा 0 आएगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए, तब मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा 1, तब ये पॉसिबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल फ्लो ऑफ चार्ज, तब ये पॉसिबल होगा फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो ये कि आपने देखा होगा, ये पानी की टंकी है, मान लीजिए इसमें वाटर फ्लो है, वाटर पूरा यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक मुझे वाटर फ्लो करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के हाइट में, तभी ये फ्लो पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे कर दूँ, दोनों वाटर का लेवल में बराबर कर दूँ, तो ये वाटर कभी फ्लो होगा, कभी भी नहीं होगा। तो वही केस इसमें भी होता है। यही चीज मैं आपको और समझाऊंगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अभी ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, क्यों होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें जो ये कंडक्टर है मेरा, ये कंडक्टर अगर मैं देखूं तो ये कंडक्टर है पूरा मेरा, किसका है, पूरा इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन से ही तो बना हुआ है। हर चीज हमारे यूनिवर्स में, हम खुद भी इलेक्ट्रॉन से ही बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ है हमारे अंदर। बच्चे क्या कहेंगे, सर हमारे अंदर तो सेल है, तो सेल भी है और साथ में कुछ मेटल्स भी हैं। ये मार्कर, बोर्ड, कैमरा, लाइट, हर चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। हम उसे अगर मॉलिक्यूलर, ये सब कुछ तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, हम 10th में आ गए हैं। 10th में देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, तो जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो जैसे ही इसके अंदर कोई एक एनर्जी है, ये क्या है, मेरा पावर सोर्स है, तो क्या होगा कि जो ये जब पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास 1 अगर आता है, तभी ये फ्लो कर सकता है। कम करेगा लेकिन करेगा, बहुत ही धीरे करेगा लेकिन करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 100 का डिफरेंस ला दूं, 100 का डिफरेंस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और 110 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे करने पड़ेंगे, तभी ये चार्ज पॉसिबल है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तभी ये डिफरेंस पॉसिबल है, तभी फ्लो कर सकता है। तो अब देखिए, इस कॉपर वायर में, इसको हटाइए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, जैसे ये डिफरेंस हमने यहाँ पे लगाया, तो एनर्जी सोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में जो ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे तो मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था, इसके पास जैसे ही ये एनर्जी आए, तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी को क्या करेगा, ये जो है एटम क्या होगा, ये सारे के सारे एटम है, ये सब एटम क्या होगा, ये जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ले लिया, गेन कर लिया उस इलेक्ट्रॉन ने। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ इसको, मैं जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही इसके पास एनर्जी आया, तो क्या किया, ये एटम क्या बन गया, चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो ये चार्ज हो गया। अब ये जो चार्ज है इसके, यानी कि ये मजदूर है और इसके ऊपर क्या है, मेरे पास एक टोकरी है और इसके ऊपर क्या है, ये बहुत सारे मटेरियल रखा हुआ है। तो ये मान लेते हैं हम चार्ज है और ये मेरे पास मजदूर है। तो ये ऐसे कैसे मूव करेगा, ये क्या करेगा, अगले वाले को ट्रांसफर ऐसे करते करते ये अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, ये जो है नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से हमारा जो है सिर्फ चार्ज है, जो एनर्जी है इसके अंदर, जो एनर्जी है सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या होते हैं चार्ज, और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसके बारे में हम और आगे जानते हैं। थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा क्या है कि हमेशा याद रखिए कि जो फ्लो, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, आई की डायरेक्शन। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है।
ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब समझ आ गया होगा कि मैं जो पहले क्वेश्चन किया था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो पंखा है वहां पे जाके कुछ देर बाद तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्टोर हो जाने चाहिए थे और उसका मास ज्यादा होकर और वो नीचे गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करते, क्या मूव करते हैं, हमेशा चार्ज मूव करता है। तो आज के लिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। करंट कैसे कैरी करता है करंट के, फिर ओम्स लॉ, बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और फिर हमेशा याद रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और बाय।